हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफ में। देखिएगा, आज हमारा जो क्लास है ये आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर याद रखिएगा, हम लोग करने वाले हैं आपके बाल मनोविज्ञान का भाग 3, है ना। हम लोग आज आपके पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान का भाग 3। चलिए क्लास चालू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके फिर आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक, देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। अरस्तु की अध्ययन पद्धति से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? ठीक है, अरस्तु की अध्ययन पद्धति से अरस्तु ने क्या किया था? अध्ययन किया था, है ना, शिक्षा मनोविज्ञान का। और उसी के प्रारंभ किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? मतलब अरस्तु ने जब अध्ययन किया, या ऐसा कहें अरस्तु ने जो अध्ययन कर जो पद्धति दी, उसी अध्ययन पद्धति से शिक्षा का मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ। इसको कौन से और दूसरे वैज्ञानिक ने माना है, या कौन से दूसरे मनोवैज्ञानिक ने माना है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए है कार्लसनिक, ऑप्शन बी है आपका बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन सी है आपका बी.एफ. स्किनर, है ना, ऑप्शन बी है आपका रूसो, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ने। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.एफ. स्किनर। ठीक, बी.एफ. स्किनर ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने माना है कि अरस्तु ने जब, ठीक है, मनोविज्ञान का अध्ययन किए कर जो पद्धति दी थी, वहीं से, ठीक है, मनोविज्ञान को माना है इन्होंने। ठीक है, तो अरस्तु का मत था कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की योग्यता एवं क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अरस्तु का क्या मत था? देखिए कि अगर व्यक्ति अलग अलग हैं, ठीक है, व्यक्ति अगर अलग अलग हैं तो इन व्यक्तियों में जो क्षमता होगी और जो योग्यता होगी, ये भी क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, अरस्तु ने क्या मत दिया था? उनका मत था कि व्यक्ति अगर अलग अलग हैं तो उनकी क्षमता भी अलग अलग होगी और उनकी योग्यता भी अलग अलग होगी। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। और इसी को किसने माना? तो इसी को माना था बी.एफ. स्किनर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया, ये आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है विलियम मैकडूगल, ऑप्शन सी है स्टैनली हॉल, ऑप्शन बी है बी.एफ. स्किनर, और ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी स्टैनली हॉल ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी स्टैनली हॉल ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, बालक का जो व्यवहार है, या ऐसा कहें बालकों का जो व्यवहार है, उसको अध्ययन करने के लिए सबसे पहले प्रश्नावली विधि का जो प्रयोग ये किसने किया था? तो याद रखिएगा, स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया था। ठीक है, साथ ही संपूर्ण अध्ययन के लिए, ठीक है, साथ ही संपूर्ण अध्ययन, या ऐसा कहें सभी प्रकार की प्रायिकताओं को रख के जो अध्ययन किया गया था, ये सर्वप्रथम इसमें प्रश्नावली विधि का प्रयोग ये किया गया था वुडवर्थ के द्वारा। ये किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, वुडवर्थ वैज्ञानिक जी के द्वारा, है ना, जो वुडवर्थ वैज्ञानिक है उनके द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका उत्तर कौन सा होगा? स्टैनली हॉल। लेकिन जब संपूर्ण अध्ययन बोला जाए और संपूर्ण अध्ययन में सभी प्रायिकताओं को रखकर सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, वुडवर्थ के द्वारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बुद्धि एक अभिसारी तरीके से न सोचने की क्षमता है। ऑप्शन बी, बुद्धि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है।
ऑप्शन सी, बुद्धि वह क्षमता है जो यह अनुमान लगाने में मदद करती है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष पेशे में कितना अच्छा होगा। ऑप्शन डी, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें कई क्षमताएं शामिल है जो बुद्धि परीक्षणों द्वारा पूरी तरीके से मापने योग्य नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बुद्धि क्या है, सबसे पहले याद रखना है, बहुआयामी है। इसकी क्षमताएं क्या होती हैं, कई क्षमताएं मतलब बहुत सारी अलग अलग क्षमताएं इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। और बुद्धि का परीक्षण जो है पूरी तरीके से किसी भी तरीके का आप मापने का या चेक करने का, ठीक है, जो भी आपका पैरामीटर उसको लाएंगे तो वो क्या है, पूरी बुद्धि को सही तरीके से, ठीक है, या ऐसा कहें पूरी बुद्धि को मापने के लिए पूरी तरीके से वो क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बुद्धि में क्षमताएं आपकी बहुत अलग अलग है, उसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है कि बुद्धि एक व्यवहारिक लक्ष्योन्मुखी गतिविधि है। बुद्धि में एक पदानुक्रमित क्रम में 7 बुद्धि शामिल हैं। बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसमें उन्होंने जी कारक के बारे में चिन्हित किया है। बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल हैं। तो याद रखिएगा, हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है कि बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल हैं। ठीक है, कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं क्या है तो शामिल हैं, और साथ में, ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप यही याद रखिएगा कि बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं क्या है तो शामिल है। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए, हम बुद्धि परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके लिए कर सकते हैं, ये पूछा गया है। ए, व्यक्तिगत अंतर के लिए, बी, मानसिक मंदता के लिए, सी, शैक्षणिक पछड़ापन के लिए, डी, आर्थिक पृष्ठभूमि के लिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका डी, ए, बी, सी, ये तीनों सही हैं। व्यक्तिगत अंतर करने के लिए, मानसिक मंदता के लिए और शैक्षणिक पिछड़ापन के लिए। आर्थिक पृष्ठभूमि से इसका कोई मतलब अभी नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, देखिए, किसी भी बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय संबंधित कारक कौन सा, ये आपको बताना है। आप विद्यालय में जो पाठ्यक्रम पढ़ते हैं वो, या ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम संबंधित गतिविधि, पाठ्यक्रम में जो एक्टिविटी आपको करने के लिए दिया गया है वो, बी, अनुशासन, या डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं आपके जो पढ़ाई करते हैं वो, पढ़ाई से संबंधित जो आप कार्य करते हैं वो, और आपका डिसिप्लिन जो अनुशासन है कि आप उसको कितने अनुशासन से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए, प्रिया नाम की एक लड़की है, ये गणित की समस्याओं को, मतलब गणित को हल करने में अच्छी है। उसके अंदर किस प्रकार की बहुबुद्धि अधिक होगी, हमें बताने हैं। ए, भाषाई बुद्धि, बी, तार्किक या गणितीय बुद्धि, सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी, मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, तार्किक और गणितीय बुद्धि, ठीक है, ये ज़्यादा रहेगा, तभी जो विद्यार्थी है वो क्या होंगे, तार्किक और गणितीय समस्याओं को हल करने में अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न में देखिएगा, बुद्धि लब्धि जिसको कहते हैं इंग्लिश में IQ की अवधारणा किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए, बिने, ऑप्शन बी, स्टर्न, ऑप्शन सी, टर्मन, ऑप्शन डी, गाल्टन। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, स्टर्न, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी, स्टर्न, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार बुद्धि लब्धि या IQ, इसका जो फार्मूला क्या होता है तो याद रखिएगा, ऊपर में होता है एम ए को आपको कहते हैं मेंटल एज, है ना, मानसिक उम्र या मानसिक आयु, और नीचे होता है आपका सी ए होता है आपका क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको क्या कहते हैं आप लोग, कालानुक्रमिक आयु, और इन दोनों का अनुपात करके 100 से गुणा करेंगे तो हमें बुद्धि लब्धि और IQ मिल जाता है। ए में होता है आपका मेंटल एज, जिसको हम लोग कहते हैं
मानसिक आयु, और सी आपका होता है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते, हिंदी में कहते हैं कालानुक्रमिक। ठीक, कालानुक्रमिक आयु। और इन दोनों का अनुपात कर 100 से गुणा कर देंगे तो आपको बुद्धि लब्धि या आईक्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, स्पेयरमैन की बुद्धि की परिभाषा में जी कारक है, ये किसको संदर्भित करता है, ये आपको बताना है। ए आनुवांशिक बुद्धि, बी उत्पादक बुद्धि, सी सामान्य बुद्धि, और डी वैश्विक बुद्धि। देखिए, जो जी कारक है ये आपका एक्चुअल में क्या है, सामान्य बुद्धि। जी कारक कहने का मतलब क्या होता है, जनरल कारक, है ना, जनरल कारक जिसको आप क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि। ठीक है, और कहीं पे एस कारक की बात हो, ठीक है, एस कारक की बात हो तो क्या होता है, स्पेशल। ठीक, एस कारक की बात हो, वहाँ क्या होता है, स्पेशल। ठीक, स्पेशल कारक, या कहा जाए यहाँ कारक आपका क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल फैक्टर, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरल फैक्टर। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखें, इसी तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए स्थैतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी अनुभवात्मक, और ऑप्शन डी प्रासंगिक। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी सामाजिक शामिल नहीं है, बाकी स्थैतिक, अनुभवात्मक और प्रासंगिक, ये तीनों क्या है, इसके त्रिआयामी सिद्धांत है। ये तीनों क्या है, तो याद रखिएगा, स्टर्नबर्ग के त्रिआयामी सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि क्या है ये बताना है। ठीक, ऑप्शन ए एक अकेला जाति विचार, बी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, सी एक विशिष्ट योग्यता, डी सामर्थ्यों का समुच्चय। तो बुद्धि क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सामर्थ्यों का समुच्चय, या इसको ऐसा कहें। ठीक है, बुद्धि जो है विभिन्न क्षमताओं या सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। ठीक है, बुद्धि क्या होता है, तो विभिन्न क्षमताओं या सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और इसमें बोला गया है, अच्छा ये प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। यहाँ आपका आंसर कौन सा आया था, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि का त्रि सिद्धांत का एक रूप है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था कि नहीं, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। ठीक है, नहीं, ये दूसरा प्रश्न था। ठीक है, उसमें हम लोग जनरल फैक्टर और किसमें आपके स्पेशल फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे। ये अगला प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन एक व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन बी प्रायोगिक बुद्धि, ऑप्शन सी संसाधन पूर्ण बुद्धि, ऑप्शन डी गणितीय बुद्धि। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए व्यवहारिक बुद्धि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, व्यवहारिक बुद्धि जो है स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, ये आपको बताने हैं। ए कैटल ने, बी गिल्फर्ड ने, सी थर्स्टन ने, और डी स्पेयरमैन ने। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ए कैटल ने। ठीक है, ए कैटल ने। साथ ही कैटल ने बुद्धि के दो तत्व भी बताए हैं। साथ ही कैटल ने बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं। एक कौन सा होता है, तरल बुद्धि, और दूसरा होता है ठोस बुद्धि। ठीक, और दूसरा होता है आपका ठोस बुद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में मैंने इतने ही प्रश्नों को रखा है। ठीक है,
आप इन सब प्रश्नों को, है ना, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ आपको पेपर में देखने मिलेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और जितना भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किया है सभी को आप देखेंगे, ठीक है। मैथ्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारा मैंने लगभग 90% आपको, है ना, सिलेबस कवर करते हुए वो कराया है। उसके साथ ही कंप्यूटर को आप देखेंगे बहुत सारे, ठीक है, उसके पहले के वीडियो, फिर उसमें आपका जो है प्रैक्टिस सेट वो भी मैंने कराया है, ठीक है। आपके मैथ्स में मैंने टॉपिक वाइज पहले पढ़ाया है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट भी कराया है और उसके बाद अभी हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। साथ ही जो करंट अफेयर आ रहे हैं, है ना, जो करंट अफेयर आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो करंट अफेयर भी जो है आपका, उसको भी आप पढ़ेंगे और साथ ही जो मैंने छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन कराया हुआ है ना, तो छत्तीसगढ़ को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ।